इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अगर हम किसी चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करते हैं तो उसे वर्क डन जो करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज, उसे हम नेट पोटेंशियल से डिनोट करते हैं। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पर यूनिट वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, है ना। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन हमारी ऐसी कुछ होती है कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो वो हो जाता है हमारा 1 वोल्ट। तो इसी प्रकार से हम जो है एक डेरिवेशन देखते हैं कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से हमारा पोटेंशियल क्या होता है किसी भी, है ना, किसी भी पॉइंट पर। तो यहाँ पे हमारा प्लस क्यू चार्ज रखा है, इसके द्वारा हम पॉइंट पी पर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो एक इन्फिनिटी पर एक चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव यूनिट चार्ज। तो उसको अगर हम इन्फिनिटी से लेकर आते हैं तो वो पॉइंट पी से थोड़ा दूर रह जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा प्लस क्यू चार्ज के द्वारा। तो हम बी पॉइंट पर जो है वो चार्ज को ले आएंगे, पॉजिटिव यूनिट चार्ज को। तो बी पॉइंट पर ले आएंगे। अब बी पॉइंट से जो है हम लाने की कोशिश करेंगे पी पॉइंट तक, तो वो हम ले तो आएंगे पर वो सिर्फ डी एक्स दूरी जो है तय कर पाएगा। तो हमारा जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा एफ डॉट एस होता है वर्क डन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम स्मॉल वर्क डन कर रहे हैं डी एक्स और मूव कर रहा है, तो हमारा जो डी डब्ल्यू हो जाएगा वो एफ डॉट डी एक्स हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा एफ, अगर डॉट हमें हटाना है तो कॉस थीटा आ जाएगा, और थीटा हम एफ ई और डी एक्स के बीच का लेंगे जो कि 180 डिग्री है। तो डी डब्ल्यू का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा एफ ई डी एक्स कॉस 180 डिग्री। तो कॉस 180 डिग्री -1 होता है, तो डी डब्ल्यू हमारा माइनस एफ ई डॉट डी एक्स आ गया। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस एफ ई की जगह के क्यू बाई आर स्क्वायर कर देंगे। आर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर जो है पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू और बी के बीच की दूरी है जो कि एक्स है। ठीक है। तो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर और डी एक्स हो गया, है ना। अब देखिए, तो वर्क डन हमने इंटीग्रेशन करा था तो लिमिट हमने ली थी इन्फिनिटी से आर। इन्फिनिटी से एक चार्ज को लेके आ रहे हैं आर पॉइंट पर, तो माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया, और के क्यू जो है कांस्टेंट है तो वो भी बाहर कॉमन ले लिया। अब 1/x² और डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे जिसकी लिमिट है इन्फिनिटी से आर तक। तो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी हमारी के क्यू ब्रैकेट में 1/x² का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/x आता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वो के क्यू बाई आर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि के क्यू बाई इन्फिनिटी जो है वो हमारा ज़ीरो हो जाता है। ठीक है। तो वी पी जो हमारा जो नेट पोटेंशियल जो निकल के आया ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वो हमारा के क्यू बाई आर निकल के आया। ठीक है ना। अब हम एक और डेरिवेशन की बात करने वाले हैं जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। अब देखिए, इससे आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट और एट एक्सियल पॉइंट दोनों क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसके सेंटर से पी पॉइंट दूरी पर हमने थीटा एंगल बनाते हुए एक डायपोल को रखा है। ठीक है। तो हमारा जो नेट जो पोटेंशियल निकलेगा पॉइंट पी पर, वो हमारा निकलेगा V1 प्लस V2। V1 क्या होगा हमारा माइनस क्यू की द्वारा जो पोटेंशियल लगेगा, और V2 क्या होगा जो प्लस क्यू के द्वारा लगेगा। और तो V1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस के क्यू बाई P1। देख सकते हैं डिस्टेंस जो है P1 हो जाएगा, ये माइनस क्यू और P के बीच में P1 डिस्टेंस। और हमारा V2 के लिए हमारा प्लस क्यू से लेंगे हम, तो हमारा डिस्टेंस जो आ जाएगा वो इसमें P2 आ जाएगा। तो P1 की वैल्यू हम निकालेंगे तो P1 कैसे निकलेगा, देखिए P1 हमारा ऐसे निकलेगा। हमें डिस्टेंस पता है PO से हम एक्सटेंड कर देंगे नीचे को, थोड़ी लाइन एक्सटेंड कर देंगे तो वो हो जाएगी OM। अगर हम P1 से PM पर जो परपेंडिकुलर डालेंगे तो हमारा जो PM जो है वो P1 के बराबर हो जाएगा। तो PM हम इजीली फाइंड कर सकते हैं जो कि P1 के बराबर आ जाएगा। तो हमारा ये P1 डिस्टेंस भी यहाँ से निकल आएगा। P1 कैसे निकल के आएगा, ये PM के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, PM जो डिस्टेंस है PM में PO प्लस OM हो जाएगा। PO हमें पता है R डिस्टेंस दूर पर है तो R लिख देंगे, R प्लस OM। OM कैसे निकालेंगे, OM देखिए थीटा एंगल बना रहा है तो कॉस थीटा हम लगा देंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमें पता है A, तो फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू OM अपॉन A हो जाएगा।
तो हमारी ओ एम की वैल्यू देख सकते हैं आप, ओ एम की ए कॉस थीटा आ जाएगी। हाँ, तो इसी तरह सिमिलरली आप पी टू की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए पी टू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पी टू जो है हमारा इक्वल हो जाएगा पी एन के। अगर हम पी टू से मतलब 2 पॉइंट जो है हमारा टू से अगर हम एक 90 डिग्री जो है पी ओ पर डालते हैं तो हमारा पी एन जो है पी टू के बराबर हो जाएगा। पी एन हम निकाल सकते हैं आर माइनस पी एन हो जाएगा, ठीक है, मतलब आर माइनस ओ एन हो जाएगा। ओ एन की वैल्यू भी ए कॉस थीटा आएगी सिमिलरली, क्योंकि ये ओ एन जो है ओ एम के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आर माइनस ए कॉस थीटा आ जाएगा। अब देखिए पी वन आपका आर प्लस ए कॉस थीटा आ गया, पी टू आपका आर माइनस ए कॉस थीटा आ गया। अब देखिए माइनस के क्यू अपॉन पी वन प्लस के क्यू अपॉन पी टू की जगह हम पुट कर देंगे तो वी नेट हमारा आ जाएगा माइनस के क्यू अपॉन पी वन मतलब आर प्लस ए कॉस थीटा प्लस के क्यू अपॉन पी टू आर माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है ना। आप कॉमन वॉमन लेके कैंसिल वगैरह करोगे तो आपकी वी नेट जो नेट पोटेंशियल जो है निकल के आ जाएगा के पी आर कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो कॉस थीटा हटाओगे तो डॉट लग जाता है, तो के पी डॉट आर गैप अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब अगर आप आगे मूव करते हैं तो हाँ, आपका जो एक्सियल पॉइंट पे निकल के आ गया वो भी यही सेम निकल के आएगा। अब हम बात करते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट की। तो इक्वेटोरियल पॉइंट मान लीजिए आप इसे इसे एक बार को वो कर लीजिए, एज्यूम कर लीजिए इक्वेटोरियल पॉइंट मान लीजिए 90 डिग्री पर रखा हुआ है पी पॉइंट जो है। अब देखिए माइनस क्यू से जो आप निकालोगे वो आ जाएगा जो भी आएगा, और प्लस क्यू से जो निकालोगे। अब देखिए अगर मान लीजिए अगर ये इक्वेटोरियल पॉइंट होता तो आपकी पी वन और पी टू डिस्टेंस दोनों बराबर हो जाती। अगर ये दोनों बराबर हो जाती तो आपका नेट पोटेंशियल जो है ज़ीरो आ जाता। तो इसलिए इक्वेटोरियल पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑन अ डाइपोल इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। ये आपका एमसीक्यू में पूछा जाता है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ऐसी सरफेस जिस पे कि किसी भी पॉइंट पे आप पोटेंशियल देखोगे तो हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो सेम रहता है। तो द सरफेस ऑन विच पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट, ठीक है ना। तो इसमें इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, जैसे कि ये जो है कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। और दूसरी बात वर्क डन इक्वल टू ज़ीरो होता है इक्वेटोरियल इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों ज़ीरो होता है, क्योंकि देखिए वर्क डन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था वी ए माइनस वी बी इंटू क्यू। तो वी ए और बी बी तो बराबर हो जाएंगे, तो दोनों कैंसल आउट होके ज़ीरो हो जाएंगे, तो वर्क डन हमारा ज़ीरो आ जाएगा। और तीसरी प्रॉपर्टी होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर रहती है। तो आप इससे एक डेरिवेशन कर सकते हैं कि हमारा थीटा जो है इन दोनों के बीच 90 डिग्री क्यों होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर क्यों रहते हैं एक दूसरे के, वो चीज़ हम डेरिवेशन करेंगे। हमें पता है कि वर्क डन इक्वल टू ज़ीरो होता है, हमने अभी दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो हम लिख देंगे वी नो दैट वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ज़ीरो। तो ई डॉट डी एस इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है ई डॉट डी एस। तो ई डॉट डॉट हटेगा तो ई डी एस कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अब देखिए ये वाली क्वांटिटी जब ही ज़ीरो हो सकती है हमारी, जब हमारा कॉस थीटा ज़ीरो होगा। कॉस थीटा कब ज़ीरो होता है, जब थीटा इक्वल टू 90 होता है। तो हमें पता चल गया डायरेक्टली कि ई और डी एस के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारी मतलब कि सेम डिस्टेंस दूरी पर रखी गई होंगी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में। और वहीं अगर हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस को रख दें तो उनके बीच की जो दूरी है वो कम होती जाएगी, ठीक है ना, कम होती जाएगी, इक्वल दूरी पर नहीं रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब देखिए फॉर सिंगल चार्जेस के लिए जो हमारी इक्विपोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमेशा ज़ीरो होती है। क्यों, क्योंकि हम एक इन्फिनिटी पॉइंट से लेके आते हैं एक पॉइंट चार्ज को, एक मतलब किसी सिंगल चार्ज को एक पॉइंट पे। तो इन्फिनिटी से लाने में हमेशा वर्क डन ज़ीरो होता है, तो इक्विपोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी ज़ीरो हो जाएगी, है ना। अब देखिए इक्विपोटेंशियल एनर्जी नहीं, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगा तो हम क्या करेंगे,
मान लीजिए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम सिंगल चार्ज को रख दें और फिर उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कराएं, तो हमारे पोटेंशियल एनर्जी जो निकल के आती है वो आती है Q1 V1। ये V1 क्या है, E1 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो पोटेंशियल लगेगा वो है ये V1। ठीक है, तो Q1 जो है चार्ज, जिस चार्ज को हम लेके आएंगे वो चार्ज हो गया। अब देखिए दो चार्ज सिस्टम के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो में किसी दो चार्जेस को रखते हैं तो हमारे नेट पोटेंशियल एनर्जी जो निकल के आएगा वो आएगा K Q1 Q2/R²। ठीक है, R Q1 Q2 के बीच की दूरी हो जाएगी तो ऐसे निकल आएगा। अब देखिए सेकंड, अगर हम किसी इन्हीं दोनों चार्जेस को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो हमारा जो नेट पोटेंशियल एनर्जी जो निकल के आएगा वो आएगा, एक तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से Q1 चार्ज पे जो वर्क डन होगा वो होगा Q1 V1, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से Q2 चार्ज पे जो वर्क डन होगा वो होगा Q2 V2, और वहीं इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगेगा उसे लिख देंगे K Q1 Q2/R12। ठीक है ना, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो नेट निकल के आएगी वो आएगी Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस K Q1 Q2/R12। ठीक है ना, अब वहीं अगर हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करते हैं तो ये कैसे निकाली जाएगी, ये देखिए। अगर हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक डाइपोल को रख देते हैं θ1 एंगल के साथ, तो वो जो डाइपोल है वो डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा QE फोर्स के साथ, तो और जो उसका नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिपल होगा QE फोर्स के साथ। तो हमारा जो वर्क डन जो निकल के आएगा DW, जो मतलब जो स्मॉल वर्क डन जो होगा वो हमारा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। मतलब कि हाँ, वर्क डन हमने पढ़ा था फोर्स इंटू F.ds होता है, तो F यहाँ पे हमने एंगुलर उसकी बात करी है तो यहाँ पे ds जो है वो हमारा d थीटा हो जाएगा, और जो F है वो हमारा टॉर्क में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने एंगुलर की बात करी है। ठीक है ना, तो हमारा dw जो है हम वो लिमिट लेंगे 2 से लेके 1 तक, तो हमारा पोटेंशियल इसकी टॉर्क की जो यूनिट लगेगी वो 1 से 2 लगेगी। ठीक है, तो dw जो इसका इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा W12 = हमारा कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, साइन थीटा डॉट डी थीटा का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आएगा माइनस कॉस थीटा, और लिमिट लग जाएगी θ1 से θ2। ठीक है ना, तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट = माइनस PE, माइनस जो है बाहर आ जाएगा माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1। ठीक है, तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट, तो वो हमारा निकल जाएगा U2 माइनस U1। ठीक है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो U2 माइनस U1 = माइनस PE cos θ2 माइनस PE cos θ1 के बराबर आ जाएगा, जिससे हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बराबर आ जाएगी PE cos θ की। ठीक है, अब हमने जो टॉर्क पढ़ा था वो पढ़ा था हमने टाउ = PE sin θ, वहीं पोटेंशियल एनर्जी जो है PE cos θ होती है, जिससे कन्फ्यूज़न ना हो जाना आप। ठीक है, तो वहीं इस चैप्टर में जो है डेरिवेशन बहुत है इसलिए मेरे को इतना पढ़ाना पड़ रहा है। देखिए E और dV के बीच की जो रिलेशन है वो आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। इसका जो है कभी भी आपसे डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, ये आपके लिए ड्रास्टिक कंडीशन में पूछा जाएगा, मतलब बहुत मुश्किल है इसका आना। ठीक है तो आप याद कर सकते हैं E = माइनस dV/dr। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर हमारा ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर जो है जीरो रहती है। आपका इसका एक लाइव एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कि अगर आप किसी कंटेनर में अपने फ़ोन को रख देंगे तो आपके फ़ोन के जो है नेटवर्क गायब हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि फ़ोन के मतलब कि बर्तन के अंदर जिस बर्तन के अंदर आप जो है फ़ोन को रखेंगे उस बर्तन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर ज़ीरो होती है, जिस वजह से नेटवर्क भी नहीं पहुंचेगा इस तक। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा परपेंडिकुलर होती है सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर के, किसी भी कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर रहती है, हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए एक्सेस चार्ज मस्ट रेसाइड एट द सरफेस। अब जो जितना भी चार्ज होता है ना ओवरऑल जो कंडक्टर पे होता है वो हमेशा सरफेस पे रहना चाहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा σ/ε0 के बराबर होती है, ये आप याद रखिएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमारा ये जो डाइलेक्ट्रिक है
मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा डिक्रीज क्यों करती रहती है व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हो तो ये इसलिए डिक्रीज करती है क्योंकि हम अगर इसे डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करेंगे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जिसकी वजह से हमारा पोलराइजेशन कॉज होगा, और पोलराइजेशन डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी कॉज होगा, तो ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे जिसकी वजह से जो हमारा नेट जो पोलराइजेशन है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक इज डिक्रीज कर जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं जिसका नाम है कैपेसिटेंस। C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रख सकते हैं और इसी से बाकी फॉर्मूले डिराइव हो जाएंगे, जैसे कि V इज इक्वल टू आई आर रखोगे तो मतलब और आ जाएगा, आगे आप इसके आगे भी कर सकते हैं ना। तो कैपेसिटेंस होता क्या है? कैपेसिटेंस एक किसी भी कंडक्टर की जो है एबिलिटी होती है जिसकी वजह से हम किसी भी स्मॉल एरिया में बहुत सारा चार्ज रख सकते हैं, ठीक है ना। तो सी कैपेसिटेंस की जो ऐसा यूनिट होती है वो फैराड होती है। अब देखिए कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर पे जो है क्वेश्चन आ सकता है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखिए कि C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है ना। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये कॉन्सेप्ट है, इसमें देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किसी भी दो प्लेटों को हम आमने सामने रखेंगे जिनकी पोलैरिटी अलग अलग होगी, इसका मतलब उनके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो अलग अलग होगी, एक की पॉजिटिव होगी एक की नेगेटिव होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारी ट्रेवल करेगी और दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो d है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने पढ़ा था किसी भी कंडक्टर के द्वारा वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये भी पता है कि अगर हम सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे तो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और हमने एक रिलेशन भी पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V बाई डी, मतलब कि माइनस dV बाई DL हमने पढ़ा था ना, वही चीज़ है, ठीक है। तो इन दोनों से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो V बाई डी इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट हमारा आ जाएगा। तो V की वैल्यू V इज इक्वल टू डी को उधर शिफ्ट कर देंगे तो Q D बाई ए ई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये चीज़ आ गई हमारी। अगर हम Q बाई V कर देंगे तो हमारा कैपेसिटेंस आ जाएगा, तो हम यहाँ पे भी Q से डिवाइड मतलब V से डिवाइड मतलब 1 मिनट ज़्यादा जल्दी हो रहा है थोड़ा, हाँ। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, इस V को जो है डिवाइड में ला दिया Q पे और यहाँ इसे शिफ्ट कर दिया इधर साइड, तो हमारा C जो है वो आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी के बराबर, ठीक है ना। और वहीं अगर हम बात करें कि अगर हम किसी इन दो प्लेटों के बीच में अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दें तो हमारा कैपेसिटेंस की जो फॉर्मूला है वो बदल जाता है, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। और अगर हम इसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो डिस्टेंस मतलब जो इसकी थिकनेस है वो अगर टी के बराबर हो जाए, टी इज इक्वल टू डी हो जाए, तो हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू जो आएगी वो आएगी ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी और के, है ना। हाँ, तो हम जो है C इज इक्वल टू सी नॉट के भी लिख सकते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, अब देखिए ये जो रेजिस्टेंस के बिल्कुल उल्टे होते हैं। अब देखिए मान लीजिए सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस जो है सीरीज़ में डायरेक्टली ऐड हो जाती है, इसमें जो अपॉन में ऐड होती है, और इसमें सीरीज़ में जो हमेशा चार्ज जो है सेम रहता है सीरीज़ में, और पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। पैरेलल में डायरेक्टली ऐड होते हैं इसमें। और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये लास्ट फॉर्मूला है इस चैप्टर का। एनर्जी जो है किसी भी कैपेसिटर में स्टोर रहती है यू इज इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर, इससे आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। और अगर आपको आई या फिर आर के टर्म में दे रखा हो तो वी की जगह आप आई आर पुट कर सकते हैं, तो बाकी का फॉर्मूले आपके खुल जाएंगे। या फिर आप सी, अगर आपको क्यू या फिर क्यू के फॉर्म में दे रखा है, वी के फॉर्म में दे रखा है, तो आप सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी फॉर्म मतलब पुट करके इसमें और फॉर्मूले भी बना सकते हैं। तो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक्स।